नमस्कार, वेलकम फॉर यू। फिर से हम अपने चैनल पे एक साथ नेक्स्ट मॉडल एंड आपके सिलेबस का लास्ट मॉडल पढ़ने के लिए एक साथ उपस्थित हुए हैं। तो आइए चलते हैं हमारा अगला और इम्पॉर्टेंट मॉडल, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, जिसको हम बोलते हैं बेसिक टीचिंग मॉडल। आइए पढ़ते हैं। हमारा जो ये मॉडल है इसको बोला गया बुनियादी शिक्षण प्रतिमान और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक टीचिंग मॉडल। बेसिक टीचिंग मॉडल। अब ये बुनियादी शिक्षण प्रतिमान नाम क्यों रखा गया? बुनियाद का मतलब हम लोग जानते हैं बेस, आधार, जड़। जैसे पेड़ की जड़ होती है वो पेड़ का आधार होती है। जैसे बिल्डिंग बनती है तो उसकी नींव होती है। ठीक उसी तरीके से शिक्षण है तो उसका भी कोई एक बेस होता है, आधार होता है। तो उस मॉडल के रूप में हम यहाँ पर लेकर आए हैं कि ये मॉडल है क्या। आइए देखते हैं। इस मॉडल के जो प्रोपाउंडर हैं वो हैं रॉबर्ट ग्लेसर। रॉबर्ट ग्लेसर इस मॉडल के बेसिक टीचिंग मॉडल के प्रोपाउंडर हैं और 1962 में इन्होंने इस प्रतिमान को निर्मित किया था। साथ ही साथ इस प्रतिमान का एक और नाम रखा गया, ब्रूस एंड जॉयस तथा मार्शा बेल। ये लोग तकनीकी विषय विशेषज्ञ और प्रोफेसर थे। इन लोगों ने इस प्रतिमान का नाम कक्षा कक्ष मीटिंग प्रतिमान रखा। कक्षा कक्ष मीटिंग प्रतिमान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लासरूम मीटिंग मॉडल। कक्षा कक्ष मीटिंग का मतलब कक्षा में किससे मीटिंग हो सकती है? शिक्षक और छात्र के बीच में वार्तालाप। मीटिंग का मतलब वार्तालाप, एक सभा का आयोजन। तो ब्रूस जॉयस एंड मार्शा बेल ने इस मॉडल का नाम रखा कक्षा कक्ष मीटिंग प्रतिमान। अब ये मॉडल क्या है, किस चीज़ पर फोकस किया जाता है? तो जो भी मॉडल हमने आपको पढ़ाया वो एक टीचिंग बेस्ड मॉडल था, शिक्षण बेस्ड मॉडल था। यह जो प्रतिमान है शिक्षण की वह विशेष प्रक्रिया है जो अधिगम की उपलब्धि पर निर्भर होती है। मतलब छात्र ने क्या सीखा है, कैसे सीखा है, उस पर डिपेंड करता है। इसमें उन क्रियाओं का अभ्यास किया जाता है जिससे छात्रों का बौद्धिक विकास और उनके अंदर स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का आकलन या उसकी पहचान की जा सके। जैसे बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है, बच्चों को शिक्षा क्यों दी जाती है? ताकि वो अपने स्व विवेक का प्रयोग कर सकें, अपने ज्ञान का प्रयोग करके अपने ज्ञान का परिमार्जन कर सकें। इस मॉडल का भी यही उद्देश्य है कि बच्चा जो भी अधिगम कर रहा है उस अधिगम के द्वारा बच्चों के या छात्रों के बौद्धिक विकास और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को जागृत किया जा सके या उनका एनालिसिस किया जा सके कि वास्तव में बच्चा क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है और उसके सीखने से उसका परिणाम क्या निकल कर आ रहा है। ये समझ में आ गया? आइए देखते हैं। इस मॉडल को ब्रूस जॉयस एंड मार्शा बेल ने 4 भागों में विभाजित किया था, जैसा हमने यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है। जो ब्रूस जॉयस और मार्शा बेल ने इसको 4 भागों में विभाजित किया था और ये एक चित्र आप देख रहे हैं, फ्रेमिंग। इस फ्रेमिंग को रॉबर्ट ग्लेसर ने एक मॉडल के रूप में निर्मित किया। अब 4 भागों में क्या विभाजित किया? तो सबसे पहला है अनुदेशात्मक या निर्देशात्मक उद्देश्य। पहला है अनुदेशात्मक या निर्देशात्मक उद्देश्य, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा है प्रारंभिक या पूर्व व्यवहार। प्रारंभिक या पूर्व व्यवहार, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एंटरिंग बिहेवियर। इंटरिंग बिहेवियर। तीसरा है अनुदेशात्मक प्रक्रिया, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, जिसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। और चौथा है निष्पादन मूल्यांकन, जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। पहला है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है एंटरिंग बिहेवियर, तीसरा है अनुदेशात्मक प्रक्रिया और चौथा है निष्पादन मूल्यांकन। ये 4 चीज़ों के बारे में ब्रूस जॉयस और मार्शा बेल ने
इसे बताया और इसको एक फ्रेमिंग के रूप में, एक संरचना के रूप में, एक आधारभूत मॉडल के रूप में वर्णित किया रॉबर्ट ग्लेसर ने। जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ग्लेसर का आधारभूत शिक्षण प्रतिमान। अब ये है क्या? सबसे पहली बात कि जो अनुदेशात्मक उद्देश्य है, ने यहाँ पर इंडिकेट किया है अनुदेशात्मक उद्देश्य। अनुदेशन का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है सूचना। अब अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या है? अनुदेशात्मक उद्देश्य के द्वारा हम जानते हैं कि जो शिक्षण होता है, शिक्षण की प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा होती है। शिक्षण की प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा होती है और शिक्षक शिक्षण कार्य करने से पूर्व, शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य की प्रक्रिया करने से पूर्व जो योजनाएं या जिस सीमा का निर्धारण करता है या जो योजना बनाता है उसी को बोलते हैं अनुदेशात्मक उद्देश्य। कक्षा में जाने से पहले टीचर को कक्षा में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, इससे छात्रों में क्या बदलाव किया जा सकता है, उस सारी चीज़ों का एक जो कह सकते हैं फ्रेमिंग तैयार करना, वो होता है अनुदेशात्मक उद्देश्य या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। यह जो अनुदेशात्मक उद्देश्य है, यह शिक्षण कार्य को निश्चित दिशा प्रदान करता है। यहाँ हमने इंडिकेट किया है ब्लू लाइन से, यह अनुदेशात्मक उद्देश्य शिक्षण को निश्चित दिशा प्रदान करता है। जैसे बच्चों से कहते हैं कि बच्चा अगर एक दिन पढ़े 10 दिन बैठ जाए, फिर 11वें दिन पढ़े, तो इससे क्या होगा? बच्चे की पढ़ाई में डिफरेंस होगा, डिस्टर्बेंस भी होगा। ठीक इस तरीके से यदि शिक्षक डेली क्लास में पढ़ाने जाता है, बिना योजना के जाता है, तो शिक्षक के बोलने की प्रक्रिया और छात्र को समझाने की प्रक्रिया में कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है। तो शिक्षक कक्षा में जाने से पहले शिक्षण से पूर्व अपनी परिकल्पना या योजना बनाता है और यही अनुदेशात्मक उद्देश्य इस परिकल्पना के द्वारा शिक्षण को एक निश्चित दिशा देता है। समझ में आया? पहला ये था, पहला प्रोसेस था। दूसरा है प्रारंभिक व्यवहार। प्रारंभिक व्यवहार का मतलब पूर्व व्यवहार। जब शिक्षक कक्षा में जाता है, यानी शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करने की अवस्था। अब शिक्षक कक्षा में जा चुका है, अब जाता है तो प्रारंभिक व्यवहार में क्या करेगा? शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करने, जब शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक शुरू करता है तो पहले वो बच्चों से रूबरू होता है। बच्चों से रूबरू इसलिए होता है कि वो जानना चाहता है कि बच्चा कितने चीज़ों को पूर्व रूप में जानता है। तो बच्चों की वो पूर्व ज्ञान का अवलोकन करता है, बच्चों की योग्यता और बच्चों की बुद्धि का अवलोकन करता है, बच्चों की क्षमता का निर्धारण करता है कि बच्चों को क्या आता है, कितना आता है। तो प्रारंभिक व्यवहार का मतलब कि शिक्षण प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक कक्षा में बच्चों के पूर्व ज्ञान का अवलोकन करता है, उनकी बुद्धि का मापन करता है, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता का मापन करता है कि बच्चा कितना, क्या और किस प्रकार से जानता है। समझ में आया? प्रारंभिक व्यवहार बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की सबसे मुख्य अवस्था होती है, मुख्य अवस्था होती है। इसीलिए आपको याद होगा हमने बताया था टीचिंग लेवल, जिसमें हमने बताया था अंतःक्रिया अवस्था, कक्षा में शिक्षक के द्वारा छात्रों के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली प्रक्रिया। ये सबसे मुख्य अवस्था होती है क्योंकि इसमें शिक्षक बच्चों का आकलन कर लेता है और उसी के अनुसार वो पाठ का प्रकटीकरण करता है। नेक्स्ट आते हैं अनुदेशात्मक प्रक्रिया। जब बच्चों का आकलन शिक्षक ने कर लिया तो अब शिक्षक ये देखेगा कि बच्चों का आईक्यू किस प्रकार का है। अब वो उसी तरीके से टीचिंग मेथड्स, टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग टैक्टिक्स, सहायक सामग्री इत्यादि का प्रयोग करेगा। यानी शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली जो भी क्रियाएं हैं वो शिक्षक बच्चों की सुविधानुसार, आवश्यकतानुसार प्रयोग करेगा। शिक्षण विधि कैसी लगाएगा, किस प्रकार की सहायक सामग्री की आवश्यकता है, कैसी टैक्टिक्स, कैसे उदाहरण या किस तरीके की प्रोसेस लगाए कि बच्चों को वो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। तो ये है शिक्षण अनुदेशात्मक प्रक्रिया। इसके बाद है निष्पादन मूल्यांकन। जब टीचर ने पढ़ा लिया, सब कुछ देख लिया, अनुदेशात्मक उद्देश्यों, हमने आपको बताया कि अनुदेशात्मक उद्देश्यों का पता लगाना, कहने का मतलब कि शिक्षक कक्षा में जाने से पहले क्या पढ़ाना चाहता है, किस तरीके से पढ़ाना चाहता है, वो सारी प्रक्रिया अनुदेशात्मक उद्देश्य है। तो अनुदेशात्मक उद्देश्यों का पता लगाना और
यह निर्णय लेना कि मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए। जैसे शिक्षक बच्चों को किसी टॉपिक के बारे में पढ़ाना चाहता है, कक्षा में जाने से पहले उसकी योजना बनाता है। अब उस उद्देश्य से बच्चों को किस प्रकार फायदा होगा, बच्चों ने क्या सीखा। आपको याद होगा उत्तर क्रियावस्था हमने पढ़ाया था टीचिंग ऑफ लेवल में, टीचिंग ऑफ स्टेजेस सॉरी, उसमें हमने बताया था कि उत्तर क्रियावस्था में शिक्षक के द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों का मूल्यांकन शिक्षक करता है। अब मूल्यांकन कैसे करेगा, साक्षात्कार से भी कर सकता है, इंटरव्यू जिसको बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन से भी कर सकता है जिसको निरीक्षण या अवलोकन बोलते हैं, प्रक्षेपी विधि जिसको प्रोजेक्शन टेक्निक देते हैं, कुछ कार्य देके उनसे करवाया जाता है। इससे ये पता चल सकता है कि जो उद्देश्य या जिस पाठ को, जिस विषय वस्तु को कक्षा में शिक्षक प्रदर्शित किया है बच्चों के सामने, तो बच्चों ने कितना ज्ञान किस सीमा तक सीखा, प्राप्त किया है या उसको अर्जित किया है। इसमें क्या होता है, शिक्षक का भी मूल्यांकन होता है और छात्र का भी। शिक्षक का मूल्यांकन कैसे होगा, शिक्षक का मूल्यांकन ऐसे होगा कि शिक्षक ने कैसे पढ़ाया है। जैसे बच्चे का रिजल्ट अच्छा आता है तो सारा श्रेय शिक्षक को मिलता है और छात्र को भी मिलता है कि छात्र ने मेहनत किया और शिक्षक ने उस तरीके से छात्र से मेहनत करवाया, शिक्षक ने इस तरीके से पढ़ाया और छात्र ने उस चीज़ों को पढ़ा, तभी उसका मार्क्स अच्छा आया। इसका मतलब कि शिक्षक का भी पृष्ठपोषण होता है, फीडबैक, और छात्र का भी, कि शिक्षक ने किस तरीके से प्रक्रिया की और छात्र ने किस तरीके से पढ़ाई की, कैसे सीखा, क्या सिखाया गया। इसलिए निष्पादन मूल्यांकन में शिक्षक और छात्र दोनों का फीडबैक लिया जाता है कि क्या अच्छा किया, क्या खराब किया, रिजल्ट कैसा आया, क्या किस सीमा तक बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ, किस सीमा तक शिक्षक ने बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन कराया। इसलिए जो बुनियादी शिक्षक प्रतिमान है, रॉबर्ट ग्लेसर ने इसको आधारभूत का नाम भी दिया। आधारभूत का मतलब कि कोई भी शिक्षक कक्षा में जाने से पहले यदि इस तरीके का परफॉर्मा, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को बनाकर कार्य करता है तो बच्चे का और शिक्षक के दोनों के स्वरूपों में जो कह सकते हैं कि प्रभावपूर्ण परिवर्तन किया जा सकता है। इसीलिए शिक्षक और छात्र दोनों इस प्रतिमान में महत्वपूर्ण हैं और सीखने के लिए बच्चों को स्वतंत्र किया जाता है। शिक्षक अपनी योजना से, अपने तरीके से उनको सिखाता है, इसीलिए दोनों को समान अवसर मिलता है, किसी तरीके की कोई बाध्यता नहीं होती। इसीलिए जब हमें बच्चों को कोई चीज़ सिखानी हो, बिना बाध्यता के सिखानी हो, तभी हम उनके बेस को मजबूत कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए इस प्रतिमान को रॉबर्ट ग्लेसर ने इस 4 फ्रेमिंग के आधार पर डिवाइड किया, जिसमें पहला है अनुदेशात्मक उद्देश्य, दूसरा है प्रारंभिक व्यवहार, तीसरा है अनुदेशात्मक प्रक्रिया और चौथा है निष्पादन मूल्यांकन। सिखाने के लिए कई तरीके होते हैं, इसलिए इसमें कई तरीके की सहायक सामग्री होती है। जैसे हमने आपको बताया सहायक सामग्री, इसमें सहायक सामग्री में दृश्य सामग्रियाँ भी होती हैं, श्रव्य सामग्रियाँ भी होती हैं, दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ भी होती हैं। मतलब ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करके भी बता सकता है, ग्लोब का प्रयोग कर सकता है, चार्ट का प्रयोग कर सकता है, पेन पेंसिल का प्रयोग कर सकता है, विभिन्न प्रकार के चित्रों का प्रयोग कर सकता है, रेडियो, ग्रामोफोन, कई तरीके की चीज़ों का प्रयोग करके छात्रों को शिक्षक पढ़ा सकता है। क्योंकि सिर्फ शिक्षक का एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से छात्रों का बेसिक लेवल मजबूत करना। तो ये था बुनियादी शिक्षा प्रतिमान, जिसको बेसिक टीचिंग मॉडल कहते हैं और इसको कक्षा कक्ष मीटिंग प्रतिमान भी कहा जाता है। तो आपको हमारा ये टॉपिक, ये प्रतिमान कितना समझ में आया, आपको कितनी संतुष्टि है, आप ज़रूर अपने कमेंट में बताइएगा और आप हमें लाइक करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और नए नए रूपों में अपने नए नए कंटेंट को आपके सामने लेकर आ जाएं। तब तक के लिए आज बस इतना ही।